तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रांसलेशन में कौन कौन सा स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो सबसे पहले इनिशिएशन स्टेप को देखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या होगा, mRNA 30 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ जुड़ जाएगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में। तो यहाँ पर ये किस तरह से कॉम्प्लेक्स को बनाएगा, 30S mRNA, यहाँ पे ये बन गया 30S mRNA। अब ये प्रोकैरियोट के केस में होगा तो यहाँ पे जो इनिशियल फैक्टर होता है वो होगा IF3, ये होगा प्रोकैरियोट्स के केस में। अगर इसी को यूकैरियोट के सेंस में देखिए तो कैसे होगा, mRNA प्लस 40 सब यूनिट, यहाँ पर हो जाएगा 40S mRNA, ये होगा यूकैरियोट्स के केस में। और यहाँ पे फैक्टर देखिए ये वाला फैक्टर यूज होगा सीक्वेंस पे, जैसे आपको पहले बताया है। तो EIF2, इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। mRNA कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर इस तरह से इसमें क्या लगा होगा, ट्रिपलेट बेस, जिसको शुरुआत में स्टार्ट सिग्नल और लास्ट में स्टॉप सिग्नल बोला जाता है। यहाँ पर इस तरह से ये हुआ स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट इस तरह से अटैच हो गया। तो जो यहाँ पे दोनों को देखा आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब नंबर बी स्टेप की ओर देखेंगे। ये है 30S mRNA। अब ये किसके साथ जुड़ेगा, tRNA के साथ। लेकिन tRNA के पास अगर बैक्टीरिया है तो वहाँ पर मीथियोनिन को लेकर के ऐड होगा और ये होगा फॉर्मुलेटेड मीथियोनिन। तो यहाँ पर किस तरह कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इसको देखिए यहाँ पे दोनों को मिला के लिख देंगे 30S mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे लिखा था फॉर्मुलेटेड मीथियोनिन, तो ये हो जाएगा फॉर्मुलेटेड मीथियोनिन। मीथियोनिन इज द सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। अगर हम यूकैरियोट की बात करें, जैसे यहाँ पे किया था, तब कैसे हो सकता है, तो इस वाले को यहाँ पे लिखेंगे 40S mRNA प्लस tRNA। अब यहाँ पर अनफॉर्मुलेटेड मीथियोनिन होगा तो यहाँ पे लिखा जा सकता है UF अनफॉर्मुलेटेड मीथियोनिन। तो ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स को बनाएगा। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं 40S mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर लिखा जाएगा अनफॉर्मुलेटेड मीथियोनिन इस तरह से। अब फैक्टर की अगर बात करें तो कौन कौन सा फैक्टर होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये फैक्टर तो दोनों यूज हो चुके, अब यहाँ पर ये यूज होगा तो यहाँ पे लिखेंगे IF2 इलॉन्गेशन फैक्टर नंबर 2, और यहाँ पर ये हो जाएगा इलॉन्गेशन फैक्टर नंबर 3। अगर इसको डायग्राम से समझना है तब कैसे समझेंगे, जैसे इसको देखा था तो यहाँ पर चलते हैं, फिर डायग्राम से समझ लेते हैं। ये mRNA बना दिया। mRNA के ऊपर आपको इस तरह से ये स्टार्ट कोडॉन याद रखना है। शुरुआत में क्या होगा AUG, लास्ट में इस तरह से हो सकता है। अब ये यहाँ पर इसका ये सबयूनिट है जो कि स्मॉलर वाला है। अब इसके नीचे क्या जुड़ेगा, tRNA से आपको आइडिया है क्या जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा tRNA, और यहाँ पर मीथियोनिन जुड़ेगा इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पर होगा इसका एंटीकोडॉन। तो ये दोनों जब इस तरह से जुड़ेगा ऐसे हो जाएगा, ये था AUG, अब यहाँ पर ये था UAA, अब इस तरह से ये हुआ tRNA विद एमिनो एसिड। एमिनो एसिड कहाँ पे जुड़ता है, इसके 3
प्राइम पर। और यहाँ पर अगर इसका देखा जाए एंटीकोडॉन क्या होगा, UAC, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर लिखा है इस तरह से आप समझेंगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा इसका स्मॉलर सब यूनिट। अब इसके नंबर C स्टेप की तरफ चलेंगे। 30S mRNA tRNA, यहाँ पर होगा मिथियोनिन और यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मुलेटेड। अब यहाँ पर क्या जुड़ेगा, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ऐड होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर ये प्रोकैरियोट्स का है तो यहाँ पे लार्जर सब यूनिट होगा 50S सब यूनिट, दिस इज द लार्जर सब यूनिट। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा। अब इन दोनों को मिलाकर हो जाएगा 70S, तो यहाँ पर हो जाएगा 70S हो गया। फिर इसके बाद ये हो जाएगा mRNA tRNA कॉम्प्लेक्स, RNA कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर इसके ऊपर क्या होगा, ये मिथियोनिन और यहाँ पर होगा फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन। तो ये जो 70S क्या था, ये पूरा राइबोसोम होगी। अब यहाँ पे कौन से फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, IF1। अब ये तो प्रोकैरियोट्स के केस में था, तो 40S mRNA tRNA, यहाँ पर हो जाएगा मेट और यहाँ पे होगा अनफॉर्मुलेटेड मिथियोनिन। ये इसके केस में लार्जर सब यूनिट कितना होगा, यूकैरियोट के केस में 60S सब यूनिट, तो यहाँ पर इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर 60 और 40 को मिलाकर यहाँ पे जो टोटल बनेगा राइबोसोम वो 80S टाइप का बनेगा, और ये बाकी फिर वैसे के वैसे रहेगा, यहाँ पे tRNA कॉम्प्लेक्स। अब ये यहाँ पर रहेगा मिथियोनिन tRNA के ऊपर, लेकिन यहाँ पर किस कैटेगरी का है, अनफॉर्मुलेटेड मिथियोनिन। अब यहाँ पर देखिए ये यूज़ हो गया, इसके जगह पर ये यूज़ होगा EIF1, लेकिन साथ में यहाँ पर ये भी यूज होगा, लेकिन इसके यहाँ पर यूज होगा EIF4 के 3 यूनिट A, B और C है। तो डायग्राम से देखते हैं कैसे इसको समझा जा सकता है। तो ये हो गया mRNA, इसके ऊपर इस तरह से ट्रिपलेट बेस लगा हुआ है, जिसको शुरुआत में बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। ये 5 प्राइम होगा इसका एंड, और ये 3 प्राइम होगा। अब यहाँ पे tRNA ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से लाइक दिस। ये अगर यहाँ पर AUG है तो इस पॉइंट पे मिथियोनिन ही जुड़ेगा, ये हो गया tRNA, और यहाँ पर होगा एंटीकोडॉन UAC पर ये स्मॉलर सब यूनिट, और इसके इस साइड में ये लार्जर सब यूनिट, इस तरह से। अब दिस इज द 5 प्राइम और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्राइम। ये इसका क्या है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और ये है लार्जर। लार्जर सब यूनिट के पास एक टनल होता है, तो इस टनल को यहाँ पे इस तरह समझ लीजिए, और यहाँ से ये जो भी प्रोटीन बनेगा यहाँ से निकल जाएगा। अब इस लार्जर सब यूनिट के पास 3 साइट होता है, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं E साइट, P साइट और A साइट। होता तो यहाँ पर, लेकिन लिखा जाता है ऊपर की ओर, उसका कारण यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जिससे आसानी से हो सके। तो यहाँ पे देखते हैं लार्जर सब यूनिट हैज़ 3 साइट्स। नंबर A, इसको लिखेंगे पहले P साइट, पेप्टाइडल ट्रांसफर साइट बोला जाता है, तो ये हो गया डोनर साइट। दूसरा है यहाँ पर A साइट। A साइट का पूरा नाम है एमिनो एसिड एक्सेप्टर साइट, या इसी को किस नाम से बोल सकते हैं, एक्सेप्टर साइट के नाम से बोला जा सकता है। और लास्ट में यहाँ पे तीसरा है ई साइट। ई साइट का मतलब है एग्जिट
साइट। अब एग्जिट साइट की बात यहाँ थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होना होता है तो एक एमिनो एसिड इसके नीचे अटैच हो जाएगा। अब एक एमिनो एसिड किसके द्वारा अटैच होगा? टीआरएनए लाएगा साइटोप्लाज्म से, और यहाँ पे देखिए आपको इस एग्जिट का रोल थोड़ा बता रहे हैं। अब यहीं से यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हो गया ये एमिनो एसिड। अगर ट्रिपल यू है तो इसके लिए होता है फिनाइल एलानिन, जैसे कि ये PHE बन गया। तो यहाँ पर दो एमिनो एसिड जब पास पास आ जाते हैं तो यहाँ पर बनेगा दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद इस टीआरएनए कोई खास रोल नहीं होता, तो ये P साइट से पहले मूव करेगा E के पास, यहाँ पर आ जाता है, फिर E से यहाँ पर बाहर की ओर निकल जाता है। तो यहाँ पर जब आएगा तो उसके लिए एक फैक्टर काम करता है, उसको बोलते हैं G फैक्टर, यानी कि G फैक्टर की मदद से ये बाहर निकलता है। तो अगर ये यहाँ पर आ गया है तो इसको यहाँ पे इस तरह से आप समझेंगे कि ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से। अब यहाँ पे एमिनो एसिड नहीं होगा कि एमिनो एसिड यहाँ पे छूट जाएगा, वो बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो A के नीचे होता है टीआरएनए, ये इधर की ओर मूव कर जाता है, यानी कि P के नीचे आता है, तो A के नीचे की जगह खाली हो जाती है, कोई दूसरा यहाँ पर टीआरएनए एमिनो एसिड को जोड़ देता है। अब इस पूरी प्रोसेस को हम इस वाले स्टेप में देखने वाले इलॉन्गेशन वाले में। तो इनिशिएशन के बाद अब जो है इलॉन्गेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे इलॉन्गेशन के लिए इसी तरह का यहाँ पर mRNA बनाया गया। अब इसके ऊपर इस तरह से ये स्मॉलर सब यूनिट लगेगा और यहाँ पर ये हो जाएगा इसका लार्जर सब यूनिट, ये लाइक दिस, ये हुआ लार्जर सब यूनिट। अब AUG जो है बाहर की ओर जो है निकल जाता है। अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पे कोडॉन है उतने ही यहाँ पर टीआरएनए को बनाना पड़ेगा। अब एक तो यहाँ पर बना था, एक यहाँ पे UG के नीचे जो ये P साइड के नीचे था, और ये A साइड, और यहाँ पर ये E साइड है, तो इसके नीचे यहाँ पे पहले बना लिया गया था। तो इसको यहाँ पर इस तरह से देखते हैं, ये ट्रिपल यू के साथ कौन सा एमिनो एसिड कैरी होगा? PHE। अब यहाँ पर ये मीथियोनिन जुड़ा था, ये हो गया मेट मीथियोनिन। अब इसके नीचे कोई टीआरएनए जुड़ेगा। अब कितना? 1 2 3 4, तो यहाँ पर उतना ही एमिनो एसिड टीआरएनए इस तरह से बना ले रहे हैं। अगर ट्रिपल C होगा तो उसके साथ प्रोलीन जुड़ता है, अगर ट्रिपल A होगा तो उसके साथ लाइसिन हो, ट्रिपल G के लिए ग्लाइसिन, और यहाँ पर फिर इसके लिए होता है सिस्टाइन। लेकिन जो नॉनसेंस कोडॉन होता है इसके लिए कोई भी एमिनो एसिड टीआरएनए नहीं होता। फॉर स्टॉप सिग्नल देयर इज नो एनी एमिनो एसिड टीआरएनए, इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो पहला टीआरएनए था AUG के साथ, ये तो बाहर निकल गया यहाँ पे जुड़ने के बाद। तो इस तरह से इसको भी यहाँ पे बना लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ये पर क्या था? कोडॉन UAC, जैसे यहाँ पर UAC था, ये बाहर निकल गया पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के बाद। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके पास क्या हो सकता है। यहाँ पे है ट्रिपल C, तो इसके पास जो एंटी कोडॉन होगा ट्रिपल G होगा। यहाँ पर A है तो यहाँ पर ट्रिपल U होगा, यहाँ पर ट्रिपल G है तो यहाँ पर C होगा, ट्रिपल C, यहाँ पर होगा ACG, इस तरह से। अब यहाँ पर ये चूँकि A के नीचे स्पेस खाली है तो ये यहाँ पर जाएगा और जा करके इसके साथ बॉन्ड बना देगा। तो इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं जिससे बॉन्ड कैसे बनता है वो समझ में आ जाए। ये वाला जो प्रोलीन था, अब इसको यहाँ पर इस तरह से कर दिया। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर क्या बना था? पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब जब ये पेप्टाइड बन जाएगा तो ये वाला भी P से
ई के पास आकर फिर ई से बाहर निकल जाएगा। तो अब ये क्या होगा, ये इधर की ओर मूव करेगा और ये इधर की ओर मूव करेगा। अब जो ये तीसरा वाला यहाँ पर है ये जाएगा ए साइड के पास। फिर इस तरह से पूरा प्रोसेस इलांगेट होता रहता है। अब यहाँ पर ये जो राइबोसोम है ये mRNA के ऊपर मूव करता है आगे की ओर। इस तरह से ये है mRNA 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम। तो ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पर इस तरह से पूरा प्रोसेस इलांगेट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सा फैक्टर होता है, इलांगेशन फैक्टर और ये जीटीपी फैक्टर यूज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इलांगेशन नीडेड इलांगेशन फैक्टर। अब ये प्रोकैरियोट्स में दो तरह से होगा, इलांगेशन फैक्टर टीयू का मतलब, और ये है थर्मो स्टेबल। ये हो गया प्रोकैरियोट्स केस में, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इन प्रोकैरियोट्स। लेकिन यूकैरियोट्स के लिए ई जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा इलांगेशन फैक्टर 1। ये होगा इन यूकैरियोट्स में। अब इस तरह से पूरा एमने से जुड़ता जाता है इस तरह से, और ये जो राइबोसोम है ये आगे को खिसक करके यहाँ पर आ जाएगा। तो इस बात को क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पे ट्रांसलोकेशन के लिए कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसलोकेशन अकर्ड इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसलोकेज। ये ट्रांसलोकेज एंजाइम है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वहाँ पे ये वाला फैक्टर जो होगा इलांगेशन फैक्टर जी, ये ट्रांसलोकेज की तरह से काम करता है इन प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया के केस में। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पर होगा इलांगेशन फैक्टर नंबर 2, ये होगा इन यूकैरियोट्स में। तो इस तरह से ये ट्रांसलोकेशन हो जाता है। अब अगर इसको आगे की स्टेप पे बढ़ाएं कि ये मूव करता हुआ यहाँ पे पहुँचेगा तब कैसा डायग्राम बनेगा। अगर ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये हमने इस तरह से ये बना लिया। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि ये जो राइबोसोम था ये यहाँ पर आ जाएगा राइबोसोम, यानी कि ए इस तरह से यहाँ पर पहुँचेगा और ये हो गया इसका लार्जर सब यूनिट इस तरह से। अब यहाँ पर कोई भी टीआरएन नहीं जुड़ेगा क्योंकि उसका कारण है कि यहाँ पर कोई भी इसके लिए टीआरएन नहीं होता। तो ये इसका पी साइट माना जाएगा, इसका ए साइट और यहाँ पर इसका ई साइट। तो ऐसा लगता है कि ये राइबोसोम mRNA का मूव करके यहाँ पर पहुँच गया है और ये हो गया 3 प्राइम। अब यहाँ पर देखिए जितने भी ये है इधर की ओर टीआरएनए फटाफट बना लेते हैं। अब यहाँ पर अभी एक जो है इस तरह से टीआरएनए यहाँ पर इस तरह से लगा रहेगा। अब यहाँ पर यूजीसी के लिए कौन सा बताया था आपको, सिस्टाइन। तो यहाँ पे ये देखिए सिस्टाइन है, इसी क्रम में इसको लगा लिया जाएगा। इसके नीचे लगेगा ग्लाइसिन, तो ये हो गया ग्लाइसिन GLY। इसके नीचे लगेगा यहाँ पर लाइसिन, फिर इसके नीचे लगेगा यहाँ पर इस तरह से, यानी कि देखिए एमिनो एसिड जुड़ता जा रहा है। फिर यहाँ पर लगेगा प्रोलीन, फिर यहाँ पे लगेगा फिनाइल एलानिन इस तरह से PHE, और फिर लास्ट में जो है वो यानी कि पहला जो जुड़ा था वो क्या है, ये मीथियोनिन। अब यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता उसको यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड की अगर बात करें तो इसको एमाइड बॉन्ड भी बोला जाता है, एमाइड बॉन्ड। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको देख लेते हैं। 2 एमिनो एसिड के बीच बनेगा। तो यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं ये एमिनो एसिड लिख रहे हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पे कर दीजिए H है तो यहाँ पर भी कोई इस तरह से है। अब ये दूसरा एमिनो एसिड यहाँ पर कर देते हैं प्लस,
यहाँ दूसरा एमिनो एसिड कैसे होगा, यहाँ पे ये है इस तरह से, यहाँ पे हम इसको दूसरा एमिनो एसिड ले लिए, जैसे कि यहाँ पर लिया गया CH3 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 2 एमिनो एसिड है, तो इसका OH ग्रुप और इसका H ग्रुप यहाँ पे इस तरह से निकल जाएगा, ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, और जो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वो हो जाएगा CONH। ये हुआ पेप्टाइड बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन, ये हो जाएगा CO और यह हो जाएगा NH। अब ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है, यहाँ पर देखते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन takes place by peptidal transferase। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, अब शुरुआत में बता चुके एक प्रकार का क्या है, राइबोजाइम, ये सब पहले बता चुके हैं। अगर राइबोजाइम की बात करें प्रोकैरियोट्स में तो होगा ये इस तरह से, ये होगा। अगर यूकैरियोट्स में बात करें तो ये हो जाएगा 28S rRNA। ये किस में है, प्रोकैरियोट्स में, और ये है यूकैरियोट्स में। तो यहाँ पर इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब इसके बाद जो है ये वाला स्टेप होगा, क्योंकि इलॉन्गेशन खत्म हो गया, इसके बाद होगा टर्मिनेशन। अब यहाँ पे हमको तीसरे स्टेप की तरफ चलना है, पहला हो गया ये, दूसरा, अब यहाँ पे तीसरा है टर्मिनेशन, ये फाइनल स्टेप है। यहाँ पे देखते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा इधर बना लेते हैं तो समझ में आ जाएगा यहाँ पर कैसे ये हटा। तो इसके लिए एक जो यहाँ से ये प्रोटीन पूरा बाहर निकला है इस तरह से, तो इसके लिए रिलीजिंग फैक्टर होता है, उसको देख लेते हैं। फॉर टर्मिनेशन रिलीजिंग फैक्टर प्रेजेंट। अब ये रिलीजिंग फैक्टर यूकैरियोट्स में अलग होता है, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें वहाँ पे इस तरह से होगा RF1, RF2 एंड RF3। इसका फंक्शन अभी उतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये कब काम करेगा, व्हेन नॉनसेंस कोडॉन तो क्या हो UAA या फिर हो UAG, लेकिन ये कब काम करेगा, व्हेन नॉनसेंस कोडॉन इज UAA और हो UGA। UA दोनों में कॉमन है, तो इस तरह से ये काम करेगा कहाँ पर, प्रोकैरियोट्स के केस में। तो ये था इन प्रोकैरियोट्स, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होगा, वहाँ पे एक ही रिलीजिंग फैक्टर होता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखिए 3 फैक्टर है, टोटल कितना है 3, बट इन यूकैरियोट्स ओनली 1 RF प्रेजेंट। अब ये क्या लिखेंगे, इसको RF1 इसकी लगा देंगे। तो इस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस पूरा समाप्त होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो राइबोसोम होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से डिसोसिएट हो जाता है। यहाँ पर ये अलग हो गया, और इस बात को बोलते हैं डिसोसिएशन। क्लियर। अब इसमें कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है कि ये जो प्रोटीन बना हुआ है बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है। नष्ट होने से बचाने के लिए कुछ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी होता है। अब इसको भी थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पर फॉर्मुलेटेड मीथियोनिन है तो इसको हटा दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे फॉर्मुलेटेड मीथियोनिन आइदर रिमूव्ड, या तो इसको हटा दिया जाएगा, और अनफॉर्मुलेटेड, या तो इसको अनफॉर्मुलेटेड कर दिया जाएगा। एंड दिस प्रोटीन एंड द न्यूली प्रोड्यूस्ड प्राइमरी प्रोटीन folded with the help of स्पेशल प्रोटीन, उसका नाम यहाँ पे लिख दे रहे हैं चैपरोन्स। तो इस तरह से
ये मदद करता है कि न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन आसानी से एंजाइम के द्वारा नष्ट ना हो। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया प्रोटीन।